नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सामान्य अध्ययन बाय सर्वेश सिंह तोमर। आज की चर्चा का विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। पिछली कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा का गठन एवं अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब हमने संविधान को अपनाया था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां थीं। संविधान संशोधन होते रहते हैं, जिसके बाद अनुच्छेदों की संख्या 470 है। यह घटती बढ़ती रहती है, लेकिन मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वह 395 थी एवं 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान की एक और विशेषता जो है वो नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। इसे हम कैसे समझेंगे दोस्तों? नम्यता का अर्थ होता है नरम और अनम्यता का अर्थ होता है कठोर। तो भारतीय संविधान, हम अगर कहें, एक तरह से कठोर संविधान भी है और एक तरह से लचीला संविधान भी है, क्योंकि जब भी हमें संविधान में कुछ ऐसा, जनता को ऐसा लगता है कि संविधान में यह चीज़ सही नहीं है, तो हम उसे संशोधन करते हैं। अब संशोधन की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया होती है, एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो जब हम सामान्य प्रक्रिया से संविधान में संशोधन करते हैं तो यह हमें ऐसा लगता है कि हमारा संविधान बहुत ही नम्य है, लचीला है। और जब संशोधन की प्रक्रिया विशेष बहुमत से, विशेष प्रक्रिया से संशोधन होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक कठोर संविधान है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा, भारत देश का एक कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। एक और विशेषता है जो भारतीय संविधान की है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मकता। इसे हम कैसे समझेंगे दोस्तों? भारतीय संविधान में ये लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ तो अमेरिका भी है, तो इनमें अंतर क्या है? तो भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है वह ऐसी है कि भारत राज्यों का संघ तो है, लेकिन कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है। संपूर्ण राज्य जो हैं वो मिलकर एक भारत बनाते हैं। इसके अभिन्न अंग नहीं है। जैसे एक शरीर होता है, उसके कई अंग होते हैं, प्रत्येक अंग शरीर से जुड़ा होता है, कोई भी अंग स्वतः अलग नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका, वह भी राज्यों का संघ है, किंतु उसके राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जब भी कोई राज्य चाहे तो स्वयं को उस संघ से अलग कर सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था है, उसमें एकात्मकता झलकती है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक भी होता है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें,
विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका मिलकर अगर कोई भी ऐसा कानून जो जनता के हित में नहीं होता है बना देती है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेता है और ऐसे कानूनों को, ऐसी विधियों को निरस्त करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय पे है। यदि किसी के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तब भी वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस पर कार्यपालिका और विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वह है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार से आपात की विवेचना की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। राष्ट्रीय आपात कब लागू होता है? जब दोस्तों हमारे देश पर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे या राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति हो, तो हम उस समय राष्ट्रीय आपात काल लगाते हैं। राज्य में आपातकाल की व्यवस्था जब होती है जब सरकार गिर जाती है या सरकार में विश्वास नहीं रहता, तो राष्ट्रपति स्वयं ही उस राज्य की कमान अपने हाथों में ले लेता है और उस राज्य में राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा हो जाती है अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल या राष्ट्र पर जब कोई वित्त से संबंधित आपातकाल, ऐसी स्थिति बन जाए, भारत की जीडीपी बहुत ही गिर जाए, भारत की जो मुद्रा है उसका जो मूल्य है वो बहुत गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अभी हमने हाल ही में देखा था श्रीलंका में जो स्थिति थी वो वित्तीय आपातकाल की स्थिति थी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। संविधान के जो तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों को निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है, इसमें हमें सभी भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जिनका अगर कोई हनन करता है, जिनका अगर कोई उल्लंघन करता है, तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमारी जो मौलिक अधिकार हैं जो उनकी सुरक्षा करे। तो ये बहुत अच्छी विशेषता है भारतीय संविधान की। अगली विशेषता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान में जो चौथा भाग है उसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जितनी भी योजनाएं जो हम देखते हैं, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी योजनाएं जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? जिससे कि एक हमारा ऐसा राज्य स्थापित हो जिसमें सभी वर्गों का कल्याण हो। तो ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में भाग 4 में दिए गए हैं, जो देश के मौलिक अधिकारों की तरह ही होते हैं, लेकिन
उनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। ये मौलिक अधिकारों की भांति बाध्यकारी नहीं। अगली जो विशेषता है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं, यह स्मरण दिलाते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा तो करनी है, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा के साथ साथ वो अन्य सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा, उनके जो समाज के प्रति कर्तव्य हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनका भी निर्वाह करें। नीति निर्देशक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्यों को भी बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात हम मौलिक कर्तव्यों के लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते। तो दोस्तों, अगली जो विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली। भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है। एक जो होती है संसदीय, जो भारत में लागू है। एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अर्थात सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से संविधान की एक नई क्लास पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।